एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की सीरीज चला रहे हैं फॉर योर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो आज की जो क्लास का हमारा नया टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकार। ओके मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है, या फिर इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और आज के टाइम पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास पर बात करेंगे। ठीक है, नाउ आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 अलग अलग टॉपिक पर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले एक ब्रशअप हो जाएगा आप लोगों का कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। प्रीवियसली भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, जिसके PYQ बताना मैं भूल गई थी, जिसमें एक क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है कि व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है। तो इस पर हमने वीडियो के शुरुआत में ही बात किया था, तो वो आप लोग लिखकर बता देंगे। वो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन था। एंड इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी पर भी क्वेश्चन था कि सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों होती है ना। तो ये आई थिंक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लिखकर ज़रूर देखना एंड टेलीग्राम पर मुझे अपना आंसर की फ़ोटो खींचकर भेजना, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही लिखा कि नहीं। ओके, तो ये वो 2 क्वेश्चन थे जो प्रीवियसली देखने को मिले थे कल के टॉपिक पर, है ना। मैं कल के टॉपिक पर लाना भूल गई थी। नाउ आज टुडे का मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकार। तो आज की क्लास टोटली इसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, नाउ अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए है तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ये है CSET बाय आयुषी मैम, टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर मैं PDF को अपलोड कर दूंगी, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हम अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले जैसा कि नाम है भाई सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर और उनके प्रकार अगर हमको पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, ओके, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली में सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स का क्या है, समूह है ना। और प्रोग्राम क्या होता है, तो मैंने आपको ये जो मेरी वेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर प्रोग्राम बनता है और बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक, तो ये आप अपने वर्ड्स में लिखकर बता सकते हैं। देखिए क्लास में आप एंड तक प्रॉपर सुनिए ध्यान से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बाय बोर्ड क्लियर नहीं हो पाती हैं वो सुनने से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिए और सुनिए ध्यान से, ताकि आपको समझ में आए भाई कि सिर्फ बोर्ड वर्क नहीं, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, तो वो हम लिख पाएँ। नाउ सॉफ्टवेयर बताते वक्त आप ये लिख देंगे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो कि क्या करता है, विच टेल्स द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर को ये बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये कौन बताता है, तो ये सॉफ्टवेयर बताता है किसको, हार्डवेयर को, और उसके बेसिस पर हार्डवेयर फिर आगे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आप बता देंगे कि सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर या हार्डवेयर कि व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये आप बता देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, ये बात भी आप मेंशन कर देंगे। तो ये हो गई भाई आपके सॉफ्टवेयर के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको 2 या 3 मार्क्स पर लिखने को आए तो आप इतना बता सकते हैं। इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल बता दीजिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगर यही सॉफ्टवेयर के बारे में 11 नंबर, 10 नंबर या 7 नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तो फिर उस हिसाब से आगे की चीजें भी आपको बतानी पड़ेंगी। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप देख लीजिए। बेसिकली 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, ये भी हम आज की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेकेंड सॉफ्टवेयर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, कौन सी कैटेगरी में क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, ये हम बात करेंगे आगे। नाउ थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीसरा सॉफ्टवेयर कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो या आप इंग्लिश वाले बच्चे हो, दोनों के लिए ही ये तीनों टर्म कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखा है तो
हिंदी में कुछ और लिख कर आएगा, हिंदी में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर ही लिखेगा, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन, यूटिलिटी को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो लिख कर देगा। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। ये छोटा सा एक डायग्राम अगर आप बना देंगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा प्लीज़ कि जितना ज़्यादा हो। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कई चीज़ों को फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, इफ एंड देन वाली कंडीशन है, वहाँ फ्लो चार्ट आप बना दो। ओके, एंड जहाँ पर आप सिस्टम को लेके कोई भी चीज़ ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको करो। तो भले ही वहाँ पर डायग्राम नीडी नहीं था, लेकिन अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे ना तो आपका मतलब आंसर राइटिंग बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, नाउ तो ये एक डायग्राम आप बना देंगे। सबसे अंदर देखिए आपको देखने को मिलेगा हार्डवेयर, फिर उसके बाहर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाहर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर ये बैठा है यूज़र। ठीक, तो यूज़र जब इंटरेक्ट करता है ना तो यूज़र डायरेक्टली मतलब हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता। इसके बीच में ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले मतलब यहाँ पर एक ये सारे सॉफ्टवेयर ब्रिज का काम करते हैं, मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच में सॉफ्टवेयर एक ब्रिज का काम करता है, या फिर आप कह सकते हो लेयर का काम करता है। ठीक, जो हमें मतलब जिसको हम फील नहीं देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते हम उसको, लेकिन वो वहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर है और वो बता रहा है हार्डवेयर को कि काम कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कितना करना है, ये सब सॉफ्टवेयर जानकारी देगा। हम बैठे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब चाहे आप MPPSC का एग्जाम दो, चाहे आप दूसरे कोई और एग्जाम दो जहां पर कंप्यूटर आ रहा है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये चीज़ इवनली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं मेंस के लिए बता रही हूँ तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंपॉर्टेंट है, शायद प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमनली यहाँ जितना हम पढ़ रहे हैं वो सारा, अगर मैं किसी एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ तो वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार है। ओके, इसके अंतर्गत जनरली वर्ड प्रोसेसर वगैरह आते हैं, स्प्रेडशीट मेंटेन करना, स्प्रेडशीट्स वगैरह आती हैं, और अगर हम बात करें पेज मेकर या फिर अकाउंटिंग का काम, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। नाउ थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमें फाइल मैनेजर, एंटीवायरस और बैकअप प्रोग्राम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर में आपसे पूछा गया है, उस बेसिस पर आपको इसको आगे एलिब्रेट करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। ठीक है, आप मार्किंग देख लीजिए कि कितने नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि 3 नंबर में भी आप ये चार्ट बनाने बैठ गए। ठीक, ये काम नहीं करना है। चलिए, तो आगे अगर हम देखें सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो 1 बाय 1 हम समझते चलेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, जो जिस मीडियम का है वो उसको प्रेफर कर लेगा। नाउ देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो भाई, एक ही स्लाइड में इट इज़ नॉट पॉसिबल हिंदी भी आ जाए अच्छे से और इंग्लिश भी आ जाए, तो हिंदी वाला की स्लाइड अलग है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और फिर ये है आपका इंग्लिश वाला। देखिएगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या होता है? प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन भी प्रीवियसली MPPSC ने पूछा हुआ है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है एंड विच इज डिजाइंड टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, उनकी पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करना, है ना, प्रोसेसिंग सही से हो रही है कि नहीं ये चेक करना, और इसके अलावा उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन रखना कि वो मतलब कोई भी चीज़ आगे जाके बिगड़े ना, या फिर बीच में कोई कनेक्शन टूट ना जाए, ये सारी चीज़ें, एंड की फंक्शनिंग डैम। तो ये सभी का ख्याल कौन रखता है भाई? ये रखता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एंड इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएट
लेयर का काम करता है या गेट का काम करता है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अ कंप्यूटर इज अ लाइफलेस मशीन। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करेगा, उसका हार्डवेयर खुद से कुछ वर्क नहीं करेगा, रखा है रखा ही रहेगा। जब तक आप कमांड नहीं दोगे, जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, जब तक आप चीज़ों को रन नहीं कराओगे, वो नहीं होगा खुद से। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक, नॉट अ ह्यूमन, क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन ने बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने ह्यूमन को बनाया है। तो कंप्यूटर का ये ड्रॉबैक है भाई, वो खुद से सोच समझ नहीं सकता है, आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा, है ना। तो ये लाइफलेस मशीन के जैसा हो जाता है अगर इसमें कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ना हो तो। नाउ इसके बाद देखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई। एक साइड कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है ना, तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। मतलब ये भी आप बता सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक साइड कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरी साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नाउ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर्स द बैकग्राउंड फॉर द सॉफ्टवेयर। मतलब ये कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पूरा एक बैकग्राउंड बनाकर रखता है, फिर उस बेसिस पर आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। आ रही है बात समझ में? तो बैकग्राउंड कौन क्रिएट कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड पीछे तैयार करके रखता है। एंड कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही बनता है। ओके। नाउ अगर मैं कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हुआ, मैकिन्टोश हुआ, ये सारे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर दो पॉइंट्स में, ना कि पैराग्राफ में। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो आप ट्राई करना कि आप पॉइंट्स में लिखो चीज़ों को, साइड हेडिंग बना के डैश लगा के उसको डिस्क्राइब कर दो 1.5 लाइन 2 लाइन में, उसका एग्जाम्पल बता दो। इस तरीके से आपको जाना है, ना कि पूरा का पूरा उठा के पैराग्राफ में लिख दिया, वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है चेक करने के लिए। ठीक है। नाउ आगे देखिएगा फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या काम होते हैं, वो कौन से काम करता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी आप इसी तरीके से पॉइंट में बताएंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है ना, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण, ठीक है, टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये क्या करता है भाई, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण करता है, समन्वय करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करता है, और उनके उपयोग को इंश्योर करता है, यानी कि उनके यूटिलाइजेशन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट ये आप ये लिख देंगे, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल और टू इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। नाउ सेकेंड पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि टू प्रिपेयर बैकग्राउंड फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्स द बैकग्राउंड ऑफ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप ध्यान रखेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर बनाते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेरीफेरल डिवाइसेस। ऑब्वियस सी बात है, जो पेरीफेरल डिवाइसेस हैं वो क्या है, आपकी जितनी भी आईओ डिवाइसेस हैं उनको हम इन कंबाइंड वेव पेरीफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो उनको भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसका काम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक, तो ये आप बता देंगे वहां पर। नाउ लास्ट इज की टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, और यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर के बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एंड हार्डवेयर के बीच में। अब आप देख लो यहाँ पर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बैठा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये यूजर के बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में ये क्या कर रहा है, ये इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप ये काम करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही डायग्राम भी आप बना दोगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। नाउ
मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलती है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको फर्दर लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाइएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नाउ दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कि आपके कंप्यूटिंग डिवाइस के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा एक्ट्स एज एन इंटरफेस, ये लाइन लिखनी आपको ज़रूरी है। एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, तो काम तो उसी तरीके का करेगा ना। तो देखिए इंटरमीडिएट इंटरफेस की तरह ये काम करता है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। आई बात समझ में? इतना आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। इसके अलावा मैनेजेस ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। क्या करता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम? जितने भी रिसोर्सेज हैं और ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। कौन करता है? ओएस करता है। ठीक, ओएस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स, मतलब अब यहाँ पर मैनेज कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। जब प्रोग्राम आपका एरर फ्री होता है, रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो उस समय भी डेटा, उस समय भी क्या करता है ये? कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है जितने भी दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उनको। एंड रिसाइड इन द कंप्यूटर विच ऑल्सो इंक्लूड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन जितना मैंने हाईलाइट किया है इतना आप ज़रूर लिखिएगा। ओके, मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस। बस ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक लेयर का काम करता है। कौन करता है? ओएस करता है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके उदाहरण दीजिए या एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जाता है, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। नाउ MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये सारे नाम आपने सुने होंगे, विंडोज़ 95, 98, 2000 XP, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 95, 98, ये थोड़े पहले यूज़ किए जाते थे, है ना। नाउ विंडोज़ विस्टा, ये भी क्या है भाई? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारी चीज़ें यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स, ये सभी क्या है? ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से जितने नाम आप याद रख सकते हो उतने बता दो। ठीक है, मिनिमम आपको 2 ओएस के एग्जाम्पल तो देने ही देने हैं, मैक्सिमम आप जितने भी दे दो, और डिपेंड करता है आपके पास कितनी क्या जगह बची हुई है शीट में ना। गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आप बता सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप मोबाइल फ़ोन्स चलाते हैं तो उस पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है उसी से नाम पड़ा है। लाइनक्स, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, बट फिर भी लाइनक्स का उपयोग उतना नहीं किया जाता, ये बहुत लिमिटेड है। और इवन विंडोज़ आर चार्जेबल, जबकि विंडोज़ का प्रयोग क्या किया जाता है? विंडोज़ फ्री में अवेलेबल नहीं है ना, उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी है, लेकिन लिनक्स के लिए नहीं करनी है। तो इस पर भी फैक्चुअल आपका क्वेश्चन बन सकता है अगर आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो लिनक्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नाउ अब आती है बात टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिएगा इज इट विजिबल? हाँ, देखिए अब आती है भाई टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो कुछ टाइप्स आप बता सकते हैं, ऐसे तो कहने को बहुत सारे टाइप होते हैं, बट कुछ आप बताकर आइए तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इज आप वहाँ पर बता सकते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? अगर आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं तो आप ये बता पाएंगे इसका आंसर कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, क्योंकि मैं जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको समझाया था।
ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने वहां जनरेशन में पढ़कर आए कि इसका आरंभ कौन से कहां पर हुआ, ठीक। अब यहाँ जब हम ओएस पढ़ रहे हैं तो हम इसको वापस से पढ़ रहे हैं, मतलब जो डे 1 से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको आखिरी क्लास तक मिलेगा। तो इसीलिए आप सीक्वेंशियली सारे वीडियोस देखते चलिए। नाउ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है ना, हैंडल्स मैनी रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। और जो भी हैंडल ये कर रहा है या जो भी मैनेज ये कर रहा है, ये ग्रुप्स में करता है, इंडिविजुअली नहीं करता। बैच एज द नेम सजेस्ट, बैच ग्रुप बंच के फॉर्म में मैनेज करता है, ठीक है। नाम से ही क्लियर है। सेकेंड आप बता सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रही थी। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि कौन सी जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कौन सी जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये दोनों का आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ क्या बता रही थी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई, इसमें ना कई यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, पहली चीज। और इनमें यूजर्स को पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो टाइम स्लॉट वो देते हैं ना, उसको टाइम स्लाइस के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अंदर आपको नहीं जाना है कि टाइम स्लाइस किसको कहते हैं। और ये इनपुट और आउटपुट के बीच का ये जो टाइम होता है, इसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो जो CS वाले होंगे उन लोगों ने ये पढ़ा होगा। नाउ आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स मैनी रिपीटेटिव टास्क इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप और बैचेस और बंच इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली। इतना बता दो। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टाइम प्रोवाइड किया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस के नाम से जानते हैं। नाउ और मेनी यूजर्स कैन वर्क टुगेदर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, ये बता दोगे। थर्ड है आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका वन एंड ओनली एग्जाम्पल है और काफी फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप ये बता के आएंगे कि जो MS-DOS है वो इसका क्या है भाई, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर उसमें PhD नहीं करनी है, सिर्फ पेपर में आ रहा है उसके क्वेश्चन को लिखना है। नाउ इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है ना, इट अलाउज ओनली वन यूजर या सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम। इसमें यही प्रॉब्लम होती थी कि एक बार में यूजर एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक करते जाए दूसरा रन होते जाए, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें एक एक कमांड दी जाती थी, फिर वो रन होती थी, वो एग्जीक्यूट होती थी, उसके बाद हम अगली कमांड देते थे, फिर वो उस पर वर्क होता था और एक ही बंदा इस पर काम कर सकता था, ठीक। दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप MS-DOS के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड इसमें क्या होता है ना, इसको सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को या DOS को, या सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। नाउ फोर्थ आप इसका टाइप बता सकते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एग्जांपल दे दो MS विंडोज, ठीक, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है। अलाउ सिंगल यूजर टू रन मल्टीपल टास्क कॉन्करेंटली, मतलब ये एक यूजर को बहुत सारे टास्क को कॉन्करेंटली रन करने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है। फायदा है। तो धीरे 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 जैसे जैसे जिस टाइम पे जो कंप्यूटर आते गए उसके बाद वो अपग्रेड होते गए, तो हमें फैसिलिटीज टेक्नोलॉजिकली ये सब मिलती गई। ओके, तो 3-4 आप बता दीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है डिफाइन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विद एग्जाम्पल, और इसके कुछ प्रकार बताइए, या एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। नाउ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। नाउ देखिएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे आई थिंक प्रीवियसली क्वेश्चन भी आया है, पता नहीं स्लाइड में मैंने रखा कि नहीं, बट लैंग्वेज ट्रांसलेशन पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिएगा,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर सबसे पहले होते क्या हैं? अब जैसे कल की क्लास में मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था, तो मेमोरी में क्या हो रहा था ना, मेमोरी में क्या हो रहा था, डेटा को प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाया जा रहा था, टाइम मिसमैच हो रहा था स्पीड का, तो बीच में कैश मेमोरी आ गई थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। अब देखिए, और जब हम डेटा या इनपुट देते हैं तो वो हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं, विच आर अंडरस्टैंडेबल टू अस बट नॉट इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन भाषा ही समझता है ना भाई, और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में, बस 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, इस बेसिस पर कोडिंग होती है, और इसी बेसिस को कंप्यूटर समझता है, और इसी बेसिस पर कंप्यूटर आंसर करता है एक्चुअली में। बट वहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टच इट, वो अंदर ही अंदर चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगला जो प्रकार है वो है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा रही हूँ कि भाई कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा को समझता है, हम ह्यूमन जो है वो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन को बैठाने के लिए क्या किया गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आए जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते थे। मतलब हम तो डेटा अपना ह्यूमन लैंग्वेज में दे रहे हैं, ठीक है, और फिर ट्रांसलेटर लगा है जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, सिस्टम उसको परफॉर्म कर रहा है, फिर वो जब हमको आउटपुट दे रहा है तो अगेन लैंग्वेज चेंज होकर हमें अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में मिल रही है आउटपुट, जिसको हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। अब ह्यूमन लैंग्वेज क्या है भाई, अब ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बोलो हिंदी को ऐसा, तो देखो जैसे असेंबली लैंग्वेज हुई, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम की कोडिंग हुई, वो फिर उसको नहीं समझ रहा है, फिर वो उसको मशीन में कन्वर्ट कर रहा है, फिर मशीन टू ह्यूमन, इस तरीके से चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ये जो लैंग्वेज का मिसमैच होता था, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आती थी, अगर सारी चीज़ें ज़रा सोचो मशीन लैंग्वेज में ही हुआ करती, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, डेफिनेटली पहले जब ट्रांसलेटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे या आए नहीं थे, तब तक चीज़ें मशीन लैंग्वेज में ही परफॉर्म हो रही थी, और उसकी भयंकर सारी कोडिंग हुआ करती थी कि कितना आप याद रखोगे, कितना वो परफॉर्म करेगा, और इसके कारण बहुत सारी एरर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड in high level language and it is converted into machine language by language translator। क्या हुआ भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए गए हाई लेवल लैंग्वेज में, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, या मशीन लैंग्वेज में। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए। बाकी आप बताएंगे ये कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या है भाई, वो लैंग्वेज एज द नेम सजेस्ट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी पूछ सकता है, तो इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा है ये इसकी नीड बता रहा है, और नाउ दैट्स व्हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड। नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में अगर आपको लिखना है कि ये होते क्या है, तो सिंपली आप क्या बताएंगे, अ प्रोग्राम प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज okay can be converted into machine language by language translator और run on any computer, जिसको जैसे ही हमने इसको किया ट्रांसलेटर के थ्रू उसको ट्रांसलेट किया, फिर हम इसको किसी भी सिस्टम में रन करा सकते हैं। ठीक है, नाउ अ प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, अभी अगले टॉपिक आएगा आपके लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज पर होगा, ठीक है, तो उस पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी प्लस प्लस, व्हाट इज जावा, ये सारी चीजें हम कंप्यूटर लैंग्वेज वाले टॉपिक पर पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस यहाँ पर जितना पोर्शन आ रहा है उसको समझ लीजिए कि जो प्रोग्राम आपका प्रिपेयर किया जा रहा है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम है, तो उसको सोर्स कोड के नाम से या सोर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम्स में। नाउ वेयर इज अ प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, और जब प्रोग्राम को बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के नाम से जानते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है।
ठीक है। सोर्स कोड किसको कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं, मशीन कोड किसको कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड किसको कहते हैं। जो कन्वर्टेड कोड है ना वो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड है, आपको बस इतना ध्यान रखना है सिंपल शब्दों में। ओके, नाउ बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, पहला है आपका असेंबलर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है आपका कंपाइलर, अगेन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आपका इंटरप्रेटर, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना यहाँ पर बता रही हूँ ये सारा की सारा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ये एग्जाम दो चाहे आप कोई एग्जाम दो जहाँ पर कंप्यूटर आ रहा है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितना पढ़ सको सब पढ़ लेना, बट जहाँ बात आएगी आंसर राइटिंग की तो वहाँ पर क्या लिखना है उसको इस स्लाइड में आपको मेंशन कराया गया। ओके, नाउ तो देखिए, असेंबलर को हिंदी में असेंबलर ही लिख कर आएगा, कंपाइलर को हिंदी में कंपाइलर ही लिख कर आएगा, इंटरप्रेटर को हिंदी में इंटरप्रेटर ही लिख कर आएगा। तो ये जस्ट मैंने स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर। ओके, नाउ आगे बढ़िएगा तो देखो, इज इट विजिबल? ओके, हाँ देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जब हम बात करते हैं सबसे पहले असेंबलर की, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है भाई, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसको क्या करता है, असेंबलर जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक। और असेंबली लैंग्वेज को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन ही समझ रहा है, तो घुमा फिरा के हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना। नाउ जो भी सोर्स कोड है, मतलब जो हम प्रोग्राम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो सोर्स कोड आपका है असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज जो है भाई वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, ये आप ध्यान रखेंगे। निमोनिक्स के फॉर्म में इसमें कोडिंग की जाती है। नाउ ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में जब मैं जनरेशन पढ़ा रही थी उस पर मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, कब आई, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, पढ़ा चुकी हूँ। नाउ देखो, अगर आप नहीं बताओगे ना तो आप भूलते जाओगे पीछे का। तो अगर कोई भी फर्दर क्लास प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड है तो मैं वहीं के वहीं आपसे ये बोलूँगी कि आप कमेंट में प्रीवियस क्लास वाला जो मैंने अभी पूछा वो याद है कि नहीं वो लिखो, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जाओगे पीछे देखने के लिए कि हाँ भाई क्या पढ़ा था, कब हुआ था, फिर भले ही आके देख के कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको याद रहेगा फिर कि मुझे कमेंट करने के लिए मुझे आंसर देखना पड़ा, है ना। तो ये चीज़ें जब तक आपको खुद से रियलाइज नहीं होगा कि मुझे प्रीवियस में भूलते जा रही हूँ या भूलते जा रहा हूँ तो आगे का पढ़ना है, तो मैं खुद से उसको कोऑर्डिनेट कराऊंगी आपको चलते वीडियो में। ओके, नाउ तो कमेंट में आप बताओगे कि असेंबली लैंग्वेज कब आई थी और इसका आविष्कार किसने किया था या किसके थ्रू ये लाई गई थी। ओके, नाउ तो सोर्स कोड जिस पे आप जो कि आप परफॉर्म कर रहे हो, कंप्यूटर को दे रहे हो, वो है सोर्स कोड आपका असेंबली लैंग्वेज में, ठीक। असेंबलर सॉफ्टवेयर आया, उसने क्या किया भाई, उसने किया कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में। अब ये जो हमारा मशीन लैंग्वेज का आउटपुट है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये है सोर्स कोड, या सोर्स और डेस्टिनेशन वर्ड भी कई बार देखने को मिलता है, बस इतना ही आपको बताना। तो ऐसे ब्लॉक में आप फ्लो चार्ट बना देना। असेंबलर क्या कर रहे हैं, असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में हमने दिया, फिर असेंबलर सॉफ्टवेयर आया, फिर कन्वर्ट हुआ मशीन लैंग्वेज में, इसी को फ्लो चार्ट में बना दो, अच्छे नंबर मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेंबलर, असेंबलर पर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए और बताइए कि अब बस इतना ही लिखेगा, उसमें भी आपको फ्लो चार्ट आपको बता देना है, ठीक है। नाउ अगला है आपका कंपाइलर। देखिए, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स, या तो 7 नंबर या 10 नंबर में या 11 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से समझाइए। ये तीनों सेक्शन एक ही क्वेश्चन में भर के लिखने के लिए 2 पेज मिलेंगे आपको, ठीक है, सफिशिएंट है। अगर उसको 10-11 नंबर में 7 नंबर में नहीं पूछना है तो शॉर्ट 2 से 3 नंबर में या 5 से या 7 नंबर में पूछ सकता है इंडिविजुअली ट्रांसलेटर उठाकर कि एक्सप्लेन कंपाइलर,
ठीक, या एक्सप्लेन असेंबलर, या एक्सप्लेन तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर। ठीक, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेंगे। नाउ आज के वीडियो में जो भी चीज मैं बता रही हूं ना, उसको सुनना, और अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन को आप लिख लोगे। ठीक है, नाउ देखिए, अब आते हैं हम अपने कंपाइलर पे। तो कंपाइलर क्या करता है ना, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें देखने को मिलता है लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, कंपाइलर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ तो ये HLL मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ एक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, पता है क्या, जो आपको डिफरेंस में लिखना ही लिखना है। अगर डिफरेंस क्वेश्चन में लिखने को नहीं भी आया तो भी आपको क्या करना है, जब उसको डिफाइन करोगे तो ये पॉइंट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि पूरे सोर्स प्रोग्राम को या पूरे सोर्स कोड को जो कंपाइलर है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है पहली चीज तो, ठीक, मेमोरी में स्टोर करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रन नहीं करता। कौन, कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, रन भी करता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कि भाई कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को उसने मशीन कोड में बदल दिया, मेमोरी में बकायदा स्टोर कर दिया, लेकिन रन नहीं किया। ठीक, कंपाइलर ने, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड अब रन कौन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू प्रोग्राम रन हो रहा है, कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू प्रोग्राम रन कर रहा है, कंपाइलर नहीं कर रहा है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ये आप बताएंगे यहाँ पर। नाउ हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भाई कंपाइलर अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाइलर सभी के लिए होता है। एंड एक बार कंपाइल हो जाने के बाद जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की नीड हमें नहीं होती, जो रन है वो ऑब्जेक्ट कोड करता है। ठीक है, उस सेव्ड प्रोग्राम को रन, उस कन्वर्टेड प्रोग्राम को रन, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब एक दिक्कत आ जाती है कि अगर कोई एरर आ गई, ठीक है, अब इसने क्या किया, पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को इकट्ठा कंपाइल कर दिया, क्लियर। अब कोई एरर आ गई तो अब वो जो एरर है वो भी हमको इकट्ठी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि एक एरर आई तो तुरंत दिख जाए, आगे की चीजें स्टॉप हो जाएं, ऐसा नहीं है, कन्वर्ट होना रुक जाए, ऐसा नहीं है। कंपाइलर में क्या होगा ना, अगर कोई एरर आती है, ओके, तो ऑल द एरर्स आर शोन टुगेदर अकॉर्डिंगली टू देयर ऑर्डर। जैसा ऑर्डर था, मान लो पहली लाइन पे ही एरर थी, आखिरी लाइन पे भी एरर है, और बीच की तीसरी लाइन पर भी एरर है, तो एरर ऐसी दिखेगी, पहली लाइन पे, तीसरी लाइन पे, आखिरी लाइन पे एरर है, लेकिन इकट्ठी विजिबल होंगी आपको। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर सिंटेक्स एरर है, तो आप गए वहां पर चेक करने के लिए, क्या मैंने कौन सी सिंटेक्स गलती कर दी वहां पर, उसको चेक किया, इस तरीके से। ओके, नाउ एक और बात यहाँ पर कंपाइलर के फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि होल प्रोग्राम को एक ही बार में ये क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, अनुवादित कर देता है। कौन, कंपाइलर। पूरे प्रोग्राम को एक बार में उठा के इकट्ठा कंपाइल कर देगा, इकट्ठी एरर शो कर देगा, कंपाइल करेगा, रन नहीं करेगा, रन ऑब्जेक्ट कोड करेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर करेगा। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं करना, और यही फ्लो चार्ट बना देना, सोर्स कोड लगा देना, कंपाइलर लगा देना, और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड की जगह पे आप नीचे लिख दोगे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और मशीन कोड यहाँ पर लिख दोगे आप, सॉरी मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड रन कर रहा है, ठीक, कंपाइलर सॉफ्टवेयर बीच में, इस तरीके से आप बता देंगे। नाउ फिर इसके बाद आता है अगेन थर्ड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दैट इज इंटरप्रेटर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी में कोई कमी नहीं है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कम, इक्वली तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। आपकी किस्मत जो आपको याद रहे और पेपर में भी आ जाए। आपको पढ़ के तीनों जाना है, मैं पढ़ा तीनों रही हूँ, ठीक है, तो तीनों आपको पढ़ के जाना है, तीनों अच्छे से याद करके जाना है। नाउ इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। बट द डिफरेंस इज
कंपाइलर रन नहीं कर रहा है, इंटरप्रेटर रन भी कर रहा है। मतलब प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की नीड होती है, कंपाइलर के टाइम पर नहीं होती। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बात आती है इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करेगा। इफ देयर इज एनी एरर, अगर वहां पर कोई एरर है तो फिर उसको वो वहीं की वहीं इंडिकेट कर देता है, वहीं की वहीं डिटेक्ट करा देता है कि भाई पर्टिकुलर लाइन में एरर है, पहले इसको ठीक करो फिर मैं आगे इंटरप्रेट करूंगा। वो अपनी प्रोसेस वहीं रोक देता है। जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करोगे प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन कंपाइलर क्या करता है, ये आया इकट्ठा प्रोग्राम, इकट्ठे प्रोग्राम को उठा के इकट्ठा ट्रांसलेट कर दिया, अनुवादित कर दिया या कंपाइल कर दिया। कोई एरर हो चाहे ना हो, जो भी एरर आई उसको इकट्ठा दिखा दिया। अब जब इकट्ठा दिखा रहे हो तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर वहां पर टाइम की समस्या आती है। अब गलती तो है प्रोग्राम में, इसीलिए प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है ना। तो पहले तो गलती ठीक हो, अब इकट्ठी गलतियां दे दिया उसने, इतनी सारी एरर्स, हम उसको बैठ के ठीक कर रहे हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में किसी भी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है, अगर कोई गलती होती है तो पहले वो गलती ठीक करो फिर आगे बढ़ो, है ना। तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करने में, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ना होकर सॉफ्टवेयर का रनिंग आउटपुट होता है, कौन? इंटरप्रेटर। ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रोग्राम में सुधार करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जिस लाइन में एरर है हम डायरेक्ट वहीं पर हैं, तो हम वहीं की वहीं उसको दिमाग चला सकते हैं कि हाँ क्या गलती है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में एरर्स को सुधार करना, एरर्स आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है इंटरप्रेटर में। ओके, नाउ लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, देन रन भी करता है, कंपाइलर रन नहीं करता। और अगर कोई भी एरर आई तो उसको एक बार में उसी समय दिखा देगा आपको। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आप पढ़ के जाइएगा। नाउ ये है आपका सोर्स प्रोग्राम, जो कि आपका कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा। फिर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर आया जिसने ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूट भी किया और ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया, तो ये रहेगा आपका मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ये आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना देना। नाउ अब हम आते हैं अपने जो आपका सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप्स पढ़ रहे हो उसका सेकंड टाइप में, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शन, उनके प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार और फिर उनके टाइप, है ना, ये सब हमने पढ़ा। नाउ अब आता है आपका सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हिंदी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही लिखकर आएगा, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है। नाउ होता क्या है, तो आप इसको सिंपल शब्दों में समझिएगा, यह सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जब भी वर्ड आए ना आपको सॉफ्टवेयर, तो कोऑर्डिनेशन तो आपको लिखकर ही आना है ना। मतलब आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि मैं कोऑर्डिनेशन वाली लाइन यार मैंने उधर लिखी थी सिस्टम में, यहाँ लिखूं कि नहीं लिखूं, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर है तो इंटरमीडिएट वो वर्क कर रहा है, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर और हार्डवेयर के बीच में दो सॉफ्टवेयर तो लाई कर रहे हैं, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन, यूटिलिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, ये पॉइंट आप डेफिनेटली बताकर चलेंगे। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो केवल किस पर वर्क कर सकता है, बैकग्राउंड पर वर्क कर सकता है, विच इज क्रिएटेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस बैकग्राउंड पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे, विच इज प्रिपेयर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ नहीं भी लिख पाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो गया भाई उसी का हिंदी में। ये दो चीज़ें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में बता देंगे। नाउ
अब आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके, उसके कितने प्रकार होते हैं ये आप देख लीजिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, फर्दर 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो पहला है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा बस इंफॉर्मेशन बता देना इसके बारे में और इसका एग्जाम्पल बता देना बस, ठीक है। तो जो आपका वो है, कौन है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आप देख लीजिए क्या है। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, मतलब आप यही लिख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आई थिंक इसकी हिंदी शायद और डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है, तो आप इसको कस्टमाइज से ही याद रखो। डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र, इसको किस लिए विकसित किया गया है भाई, यूज़र की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब ये चीज़ कस्टमाइज में भी है, जनरल में भी है। ऑब्वियसली बात है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं तभी कोई चीज़ तैयार होती है ना। तो डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र बट नॉट यूजफुल फॉर एनीवन एल्स, जिस चीज़ के लिए, मतलब जिसके लिए नीडी है या रिक्वायर है वो वही वर्क करेगा, हर किसी के लिए वो यूजफुल नहीं है। मतलब अब आप सोचो हर चलता फिरता बंदा उस चीज़ को यूज़ कर ले या उसको उसकी ज़रूरत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस कस्टमाइज्ड एंड जनरल। नेम से ही क्लियर है ना, कस्टमाइज डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र बट नॉट यूजफुल फॉर एनी यूज़र, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल आप देख लो, जो भी आपके रेलवे रिजर्वेशंस होते हैं वहाँ पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने के लिए आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपके वेदर एनालिसिस हैं, मौसम की जानकारी वगैरह के लिए कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात आती है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, ओके, बट मैनी यूजर्स कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट, लेकिन इससे कई सारे यूजर्स जो हैं फ़ायदा उठा सकते हैं या उनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है, जनरल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें MS ऑफिस की, ठीक, MS ऑफिस को भी हम आगे इन डिटेल बात करेंगे अलग से वीडियो में, ओके। वेब ब्राउज़र ये भी हम आगे जब आपको नेटवर्किंग पढ़ाएंगे वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये एग्जाम्पल आप देकर आ सकते हैं, MS ऑफिस हुआ, वेब ब्राउज़र हुआ, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हुआ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आप किस में बता सकते हो, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो कि एक यूज़र के साथ साथ बाकी कई यूज़र के लिए भी यूज़फुल साबित होती हैं। लेकिन कस्टमाइज्ड ओनली स्पेसिफिक यूज़र, जो भाई जिसको ज़रूरत है जिस काम के लिए, वो उसके लिए ही है ना, हर किसी की वो नीड नहीं है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द यूटिलिटी के बेसिस पर या उनके यूज़ के बेसिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कस्टमाइज, दूसरा है जनरल। नाउ अब थर्ड आप आगे बात करेंगे, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके चाहे प्रकार हो, उनके प्रकार हो, सब पे क्वेश्चन बनता है, ओके। नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आप देख लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का टाइप है दैट इज डिजाइंड टू हेल्प द यूजर्स टू मैनेज, क्या मैनेज करना, मेंटेन करना एंड ऑप्टिमाइज देयर कंप्यूटर सिस्टम। और उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग देखने को मिलता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या इंक्लूड करता है भाई, तो इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमको देखने को मिलते हैं एप्लीकेशंस एंड उनके दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप देख लो, है ना। अब अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस एंटर कर गया तो उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलवाते हैं। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम में हमारे डेटा की सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ठीक है, हैकिंग से बचाना, इन सब का काम करता है। तो ये
मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि इस पर वर्क करते हैं, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क करता है एक्चुअली में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नाउ इसके बाद अगर हम आगे बात करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बता सकते हैं। इसके अलावा फाइल मैनेजर हुआ, ठीक है, या फिर और अगर हम देखें बैकअप, डेटा का बैकअप क्रिएट करना, ठीक है। बैकअप हम क्यों रखते हैं कि सपोज कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमारा डेटा पूरा उड़ गया, ठीक है, ये वर्ड होता है, डेटा लॉस्ट नहीं बोलते, डेटा उड़ गया, मेरी ड्राइव खराब हो गई, मेरा डेटा उड़ गया। तो उन सब से बचने के लिए अगेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसको बैकअप क्रिएट करने के लिए। नाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप अलग से थोड़ा सा देख लो। इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस। ऑब्वियसली ये सभी जानते होंगे, आज के टाइम पे यूज़ भी करते होंगे, आपके सिस्टम में भी डला होगा, नेट प्रोटेक्टर करके लिख कर आता है। इट डिटेक्ट्स अ वायरस एंड नोटिफाई द यूजर एंड टेक एक्शन टू सिक्योर द कंप्यूटर। ओके, ये क्या करता है बेसिकली, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को हैक होने से बचाता है, ठीक है, और सिक्योर करके रखता है, सेव करके रखता है। नाउ अब यहाँ पर आकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सॉफ्टवेयर पूरा और सॉफ्टवेयर के प्रकार और प्रकारों के प्रकार विद एग्जाम्पल, सारी चीज़ें बता दी। आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है, उम्मीद ही कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं कि मैं फेस रीडिंग कर लूँ या फिर आप मुझे बता सको कि नहीं मैम ये नहीं आया वो नहीं आया, तो ये तो है नहीं, पॉसिबल नहीं, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप कमेंट के थ्रू ही मुझे बता सकते हैं या तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रिपेयर किए हैं आज की क्लास के बेसिस पर। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इनकी आप आंसर राइटिंग करना क्योंकि आपका मेंस एग्जामिनेशन में लिखना है आपको, ठीक है। और फिर इस बेसिस अगर आपको श्योर है कि भाई मैंने अच्छा ही लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप डाउटफुल हो के एक बार पूछना चाहते हो कि मैम ये सही लिखा है कि नहीं, ये और कोई पॉइंट ऐड करने की नहीं, तो टेलीग्राम पर फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हो अपने आंसर राइटिंग की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिएगा कि सॉफ्टवेयर को परिभाषित करें, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको एक्सप्लेन करना ये भी आज की क्लास में मैंने बताया। तो आप उसको समराइज करके 10 नंबर में लिखकर बताना। कैसे आप लिखोगे, पॉइंट वाइज, है ना। नाउ ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है, ये भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, वर्णन करें, यानी कि व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 10 नंबर में देखने को मिल सकता है या ये 7 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, ये 7 नंबर में भी आपका देखने को मिल सकता है। 7 नंबर में भी आपको 7 से 8 लाइन तो मिलती ही है ना, लिखने के लिए। नाउ फिर तीसरा क्वेश्चन आपका जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है 7 नंबर में, वो हो सकता है आपका भाई राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इस पर डिफरेंस लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप लोग होमवर्क पे करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ प्लीज़ उसको लिख कर देखो, लिखना ही है वहाँ पे जाके, टिक नहीं करके आना है ना। नाउ एक और क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर में देखने को मिल सकता है वो ये है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बता देना, मैकिन्टॉश हुआ एप्पल का, इसके अलावा MS DOS हुआ, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बता सकते हो। और क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो इस पर 3 नंबर का एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो छोटे फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कंसाइज फॉर्म में। एंड अगर ज़्यादा पूछे तो इसके बैच ऑपरेटिंग, टाइम शेयरिंग, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ठीक, ये सारा आप बता दो, रियल टाइम, बहुत सारे हैं अगर आप जाओगे देखने तो। फिर आता है आपका 3 नंबर का एक और क्वेश्चन जो कि आपका 2 या 3 नंबर का देखने को मिल सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेंबलर, यानी कि असेंबलर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है, असेंबलर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन, असेंबलर क्या होता है, इसका छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना देना, बस इतना सा आपको लिखना। तो 3 नंबर में लिखना है तो 3 नंबर के हिसाब से लिखना है यहाँ पर। नाउ अब एक क्वेश्चन देखिएगा, MPPSC मेंस साल 2024 में देखने को मिला था, दैट इज
ऑफ 7 मार्क्स, जो कि 7 नंबर में पूछा गया था कि व्हाट इज नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब आज की क्लास अगर आपने ध्यान से सुनी है तो सॉफ्टवेयर की नीड आपको ज़रूर समझ में आई होगी, जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई एक्चुअली में जो फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक, वही उसकी नीड है। जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना, अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसकी नीड हम अपनी उस सिस्टम की नीड पूरी नहीं हो सकती है। तो उसी बेसिस पर आप बताएंगे, अगर आपने ढंग से वीडियो को देखा होगा, कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कंप्यूटर सिस्टम में क्यों है, क्यों है का आंसर करोगे क्योंकि ये करता है, ये वो करता है, ये करता है, वो करता है, इस वजह से इसकी ज़रूरत है, ये आप बता दो। तो बेसिकली उसके फंक्शन की इंपॉर्टेंस बता दो, तो दैट्स द नीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है ना। नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन डिटेल। ये भी मैंने आपको समझा दिया, सॉफ्टवेयर के टाइप्स को डिटेल में समझा दिया। अब यही क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में साल 2024 में देखने को मिला था, मतलब रिसेंटली, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेट मी चेक, आई थिंक मेरे पास एक और क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकना, मैं देख लूँ। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका साल 2021 में देखने को मिला था। देखिएगा, एक क्वेश्चन था जो आपका साल 2021 में देखने को मिला था, वो ये था कि वाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर। वाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड या रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। वाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। ठीक, ये क्वेश्चन था। एंड इसी पे एक और चीज पूछी गई थी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर इन कंप्यूटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द different types of translators in computing system। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली देखने को मिला था, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो इसका हिंदी ये कह रहा है कि कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताना है। और दूसरा, कंप्यूटिंग सिस्टम में लैंग्वेज ट्रांसलेटर के विभिन्न प्रकार को समझाइए या क्या है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई 11 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स का पूछा गया था, 11 नंबर का। और ये आया था पेपर कौन सा, MPPSC साल 2021 में मेंस। ये क्वेश्चन आपका MPPSC मेंस साल 2021 में देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लिखना। और एक और क्वेश्चन, ये वाला, ये 2024 का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर ही आया है इसका क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अलग से दिए हैं लिखने के लिए, ये 5 क्वेश्चन, डेफिनेटली इसको आप होमवर्क की तरह लीजिए और लिखिए, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी अपने आप में कि भाई आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे, ठीक है। होप सो आपको आज के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो क्लियर ना हो। एज द थंबनेल सजेस्ट, सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप्स एंड देयर एग्जाम्पल, सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बस आज का सेशन हमारा इसी टॉपिक पर था। आज की क्लास की PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी। कहाँ से? यहाँ से। अगर आपको PDF चाहिए है तो आप CSET बाय आयुषी मैम इस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना, PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलो, अब सेशन एंड करने का टाइम आ गया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जा रही हूँ भाई, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।